हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आ जाइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ हो गया? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चों, आ जाइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो 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 पूजा जी, ब्यूटी, गुलफाम, नीट स्टूडेंट, अमृत, हेलो शिवानी, हेलो आदाब सिद्दीकी जी, हेलो रुचि ठाकुर, राज, गुलफाम, हेलो गंगा जी, हेलो ममता, रितेश, आकांक्षा जी, हेलो अजीत, हेलो माही। ओके, आ जाइए जी, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आती बेटा, तो इन पे ध्यान दो यार आप। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपके पास बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपके पास हिंदी मीडियम के लिए बढ़िया से टीचर है बेटा। यार दिव्या केसरी आज वो मैडम है ना, वो आज आई नहीं है। ठीक है, वो मैम में ऊपर गया था, आज सुबह आते ही ये गया था कि वो मैम आई नहीं है। अब मैं क्या करूं यार उसका यार। ठीक है, और वो हमें अपलोड करना भी नहीं आता है, उसमें कुछ एंट्री वगैरह डलती है। ठीक है, कुछ अलग से शीट बनती है, वो शीट वो डालती है, फिर वो अपलोड होता है। कुछ कोडिंग टाइप का उसका कुछ सीन होता है। हाँ जी, ए स्टार बैच में क्लासेस कब से चलेगी? यार ए स्टार के बारे में अभी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है बेटा। ओके, आप इसमें ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, अच्छे सारी चीज चली रही है, तो उसके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो बेटा उसके लिए आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली स्पीड थोड़ी स्लो है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन देख करके चमकता नहीं है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, आपको सोचने की क्वालिटी आपके अंदर थोड़ी सी कम है। आप मतलब थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा कम कर पा रहे हो क्वेश्चन को देख करके। अदरवाइज आप सोचने में बढ़िया हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, लैंग्वेज क्या है, वो समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बेकार आया 700। देखो, अगर किसी के नंबर टेस्ट में 600 से नीचे आ रहे हैं बेटा, तो वो सब नंबर बेकार हैं। कोशिश करें आप 600 से ऊपर लेकर आए, 610, 620, 630। क्योंकि अगर आप शुरुआत में नंबर लेकर नहीं आ पाए ना, तो फिर लास्ट में नहीं आ पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि लास्ट में नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो कम से कम आप इतना एफर्ट दिखाएं कि आपके शुरुआत में बढ़िया नंबर आए। क्योंकि देखो ध्यान से, अभी आप एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो, फिर आगे चल करके 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, तब कैसे लेकर आओगे? यहां पर मैं आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहा हूं, बस आपको मैं हकीकत बता रहा हूं। आपने पिछले साल नीट का एग्जाम दिया, पिछले साल नीट के एग्जाम में नंबर क्यों कम आए? क्योंकि आपने बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट दिया, वहां पर आपको पता ही नहीं था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो अब आप इन चीजों को समझो। अभी आप एक एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो। ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बोल रहा हूं बेटा, राह में मुश्किलें बहुत आएगी। ठीक है, बस आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आप बहुत सी बार डिमोटिवेट भी होंगे। 1 साल की जर्नी है, आप डिमोटिवेट होंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं छोड़ दूं, यार ऐसा करता हूं मैं साथ के साथ बीएससी कर लेता हूं, या मैं बी फार्मा का फॉर्म भर देता हूं, या मैं अभी 12th कर लेता हूं, बाद में इसमें ध्यान दे लूंगा। ऐसा होगा, लेकिन मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। और आपने तो दिया भी है, आपने तो पेपर दिया भी है पिछले साल वाला ही सीन हो जाएगा। तो हमने फिर नया क्या सीखा? हम अगर पुराना पहला जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, पहले जैसे ही चीजों को कर रहे हैं, बस आज हमने 4 रील देख ली, आज हमने ना सर को मेंशन कर दिया, ओके, और उसमें गाना लगा दिया बढ़िया सा, अरे सर मजा आ गया। ठीक है, ओके, गुरु बिन ज्ञान अधूरा, पता नहीं 2-3 गाने वो लगा दिए। ओके, ठीक है, तो उससे बेटा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उसकी जगह आप थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दोगे तो चीजें हो जाएगी। ओके, तो आप उस चीज को ध्यान में रखो और पढ़ाई करो, बढ़िया से बढ़िया अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, कुछ मेंशन करते हैं स्टोरी पर,
मैं उनकी स्टोरी लगा देता हूँ, चलो इनको बढ़िया लगेगा, और फिर वो उसी स्टोरी को दोबारा सुन के ऊपर लगाते हैं कि देखो सर ने मेरी स्टोरी लगाई है। अच्छी बात है यार, अच्छा लगता है कि सर ने देखो मेरी स्टोरी लगाई है, लेकिन बेटा थोड़ा सा सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये नीट का एग्जाम है, ठीक है। आगे चल करके अगर आपका सिलेक्शन नहीं होएगा अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं फिर ये छोटी चीजें आप नोटिस नहीं करोगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना आपको एक बड़ा रिजल्ट देगी। तो आप उस एक साल की मेहनत को सही डायरेक्शन में लेके जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। ओके, हाँ जी, आपको बस पढ़ाई करनी चाहिए। आप जिस चीज के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, डजंट मैटर, ठीक है, बस आप उसको लिमिट में करो। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखोगे तो ज्यादा फायदा होएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन देखो कुछ ही बच्चों का होगा। हकीकत है इस बैच में पढ़ रहे सभी बच्चों का सिलेक्शन हो कोई गारंटी नहीं है। चाहे आप किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाओ, कोई गारंटी नहीं है। आईएएस बनने के लिए बेटा यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग है, ठीक है। एक कोचिंग के सभी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, ये आपको ही पता है, और ये आपने करके भी देखा है। आपने 10 जगह तुम में से बहुत सारे बच्चे, कोई यहाँ पढ़ता होगा, हम में से पहले से यहाँ पे पढ़ रहा है, कोई किसी और जगह से पढ़ के यहाँ पे आया है, या फिर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, या यहाँ से कोई कहीं पर गया है, होता है, ठीक है। दुनिया है, दुनिया छोटी सी है। आप कहीं पर इधर उधर जाओगे, कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई ऐसे बच्चे टकराएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ते होंगे, या यहाँ से वहां पर, वहां के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें होगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें मेहनत करनी है। सिलेक्शन में टीचर का योगदान मात्र 30% होता है। वो आपको चीजें बता सकता है, आपका सिलेबस खत्म कर सकता है, आपको क्वेश्चंस करवा सकता है, लेकिन नोट्स कैसे। अब लैपटॉप वाली प्रॉब्लम, यार लैपटॉप में बेटा ये क्लासेस नहीं चल रही है तो बेटा उसमें मेरा कोई रोल नहीं है यार। मेरा काम है पढ़ाने का। आप मुझे अभी मोबाइल पर देख रहे हो, टैबलेट पे भी देख सकते हो, आने वाले टाइम में शायद उसमें कुछ अपडेट आ जाए, आप लैपटॉप में भी देख सको, ठीक है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो इसमें भी पढ़ा रहा हूं। लाइव क्लासेस आपको लैपटॉप में दिखाई नहीं देती, लेकिन रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। हाँ जी, और यहां पर आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 3 और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और आज भी बिल्कुल बेसिक रहेगा, सब कुछ आपके 11th की रटी रटाई चीजें, कुछ नया नहीं मिलेगा। ओके, तो उसको ढंग से समझना है, बढ़िया से क्लियर करना है। हाँ जी सन्नी बेटा, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज वो मैम ही नहीं आई जिनको मैंने वो भेजी थी फाइल, ठीक है। सब मेरे बहुत क्लास नहीं चल रहे हैं, डेटा बहुत है मेरे पास। अब यार एक बार मोबाइल में जो डाउटनेट ऐप होती है उसमें स्टोरेज में जा, उसमें कैच फाइल डिलीट कर। बहुत बार हमारी कैच फाइल एक्स्ट्रा हो जाती है, उससे भी थोड़ा बहुत इश्यू आता है, ठीक है, चल जाएगा। सर मैं तो स्मार्ट टीवी में आपकी क्लास देख रहा हूँ, क्या बात है जोश बटलर, ठीक है। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। तो अब पढ़ाई करें, हर बार टॉपिक के साथ क्वेश्चन लाइव करवा दीजिए। हाँ वो तो करेंगे ही करेंगे अपन बेटा, मैं तो यही करवाता हूँ ना। जब अपन कोई काम करते हैं तो साथ में तो क्वेश्चन करते ही करते हैं, फिजिकल में तो क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं अपने को, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी चैप्टर ही अपना थ्योरी वाला चल रहा है, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। अभी देखो विलियन वाले चैप्टर में जब भी अपन ने कोई टॉपिक पढ़ा साथ में क्वेश्चन लगाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से आगे। ओके, अब थोड़ा सा मैं चीजों को साइड में रखते हुए थोड़ा सा पढ़ाने पर आता हूं वापस से, और चीजों को सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो यार बच्चों, पिछले लेक्चर के दौरान हमने बहुत सारी चीजों को देखा, जैसे कि हमने परिचय देखा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी। अब परिभाषाओं में हमने परमाणु क्रमांक Z देखा। Z क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, कि भाई किसी नाभिक के अंदर जितने प्रोटोन होंगे उतने उसका परमाणु क्रमांक होगा, और उदासीन के लिए तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज आई। फिर दूसरा हमने देखा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, हाँ या ना। और अगर मुझे कोई तत्व दे रखा है x, जिसका प्रतीक चिन्ह x है, मान लो इसके यहां पर प्रोटॉन जैसे कि मान लो 20 है, तो 20 उसका परमाणु क्रमांक है। माना इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है और मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, इस द्रव्यमान संख्या में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि इतने ही प्रोटॉन है, आपके न्यूट्रॉन निकल जाएंगे।
समझ में आ गया। जैसे कि मान लो x कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे 56 है, इसका परमाणु भार 127 है। आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 127 में से ये 56 माइनस कर दो, जितना भी आएगा वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। बोलो, कर सकते हैं इसे? ओके, ये हमने देखा। फिर उसके बाद देखा हमने ये छोटी छोटी चीजें। फिर उसके बाद देखे हमने आइसोटोप। आइसोटोप समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे दो अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न है, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, ये ऐसे देखा। फिर इसके बाद देखे समबारिक, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार समान है, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम हो गया। फिर उसके बाद देखे हमने क्या बेटा, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का अंतर समान आता है, n-p सेम आता है। और आइसोडायाफियर्स में क्या होता है, वे स्पीशीज जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई दो अलग अलग स्पीशीज है, इन दोनों में परमाणुओं की संख्या भी समान हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो, तो वो कहलाते हैं आइसोडायाफियर्स। क्लियर है। और सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या इतनी बातें समझ में आई थी, हो गई थी, डन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कुछ यहां पर परमाणु मॉडल, और उससे पहले इलेक्ट्रॉनों की खोज के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली थी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कि एक पूरा सा विसर्जन नलिका थी, उसमें एनोड कैथोड लगाया था, फिर वैसा कुछ करा था सीन, वो अपन ने देखा। तो आज परमाणु मॉडल पर हम बात करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। अच्छे से आप कान में ईयरफोन लगा करके, जैसे आप बायोलॉजी को पढ़ते हो ना सर, बायोलॉजी तो हम लेटे लेटे भी पढ़ लेते हैं। वो अभी एक लड़का आया था ना डाउट नेट पर, रचित, वो बता रहा था सर बायोलॉजी तो मैं लेटे लेटे पढ़ लेता हूँ, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको बस केवल सुनना है ना, कहीं पे कोई चीज आती तो वो थोड़ी बहुत लिख लेनी है, ज्यादातर चीजें तो समझने की होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें लिखने की भी होती है। तो परमाणु मॉडल के बारे में हम बात करें तो यार, पिछले लेक्चर के दौरान हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली थी कि विसर्जन नलिका में क्या क्या हुआ था। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए E/me, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का मास, उसका रेशो निकाला था हमने। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला था, जो कि 1.758 गुणा 10 की घात कितना आया था ये, 11। ठीक है, 19 माइनस 11 कूलाम प्रति किलोग्राम में ये आया था, ये थॉमसन ने ज्ञात किया। फिर अगर हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करना हो, तो उसके लिए मिलिकन तेल विधि, मिलिकन तेल बूंद विधि, तेल बूंद विधि का इस्तेमाल किया था। मिलिकन वैज्ञानिक ने तेल बूंद विधि का इस्तेमाल किया था। उसने थोड़ा सा, मैं आपको सेटअप बता देता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ एक सेटअप बना रखा था, एक यहां पर सिस्टम है कुछ इस तरह का, इसमें ना यहां पर बीच में एक प्लेट लगाई हुई है, बीच में प्लेट, उस प्लेट में एक छोटा सा छेद है। ठीक है, ये प्लेट होती है बेटा धनावेशित प्लेट, ठीक है, और ये नीचे वाली प्लेट होती है ऋणावेशित प्लेट। ठीक है, एक धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित होती है। जैसा उसने सेटअप कर रखा है वैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, यहां से बाहर से तेल की बूंद इसमें स्प्रे करते हैं, तो यहां पर बहुत सारी तेल की बूंदें इकट्ठा हो जाएगी और फिर एक आध बूंद यहां से निकल करके नीचे आएगी इस छेद में से, क्योंकि गुरुत्वीय बल लगेगा ना नीचे, mg लगेगा भार बल। लेकिन अब यहां पर होता क्या है बेटा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो यार यह बूंद, तेल की बूंद यहां पे नेगेटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो जैसे यह गुरुत्वीय त्वरण मतलब भार बल mg नीचे लग रहा है, ये इसको नीचे ले जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज दे, तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगी और ये बीच में रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं एक आवेश बीच में रुका हुआ है, दाएं बाएं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, और फिर इसको दूरबीन से आप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगी। तो हमारे पास
नीचे गुरुत्वीय नीचे भार बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और उनकी वजह से ये बीच में रुक जाती है, तो फिर इस पर आवेश की गणना की जा सकती है, जो कि किसने किया, मिलिकन ने किया। आवेश वगैरह के बारे में फिर यहां पर अपन ने देखा। तो ये चीज है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यही मिलिकन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, एनसीईआरटी में वो डायग्राम वगैरह दे रखा है, आप उसको समझ सकते हो। आर एम मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। ठीक है, ये कब हुआ ये कोई मैटर नहीं करता बेटा। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि माइनस कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का नवीनतम मान इतना है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा ज्यादा उसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 1.6 भाई ऋणावेश तो होता ही है। ठीक है, मान देखो आप तो 1.660217 इंटू 10 की घात -19, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। थॉमसन के E/me अनुपात के मान से इन परिणामों को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निर्धारित किया गया, जो कि कहीं ना कहीं इतना आता है और वो हमें पता भी है 9.1 इंटू 10 की घात -28 ग्राम में और 31 किलोग्राम में ये आ जाता है। तो यह सारी चीजें बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, अच्छे से हमने इनको जाना हुआ है, तो इनके बारे में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा अगले प्रोटॉन की खोज के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है वो सारी बातें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो जब यार ये कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो कैथोड से कुछ किरणें निकल करके, कैथोड से कुछ किरणें निकल करके कहीं ना कहीं, पिछला वाला डायग्राम है क्या इसमें यार, पिछला वाला डायग्राम इसमें नहीं है, तो जरा देखो ध्यान से। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यार कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी और एनोड की ओर जा रही थी, बिल्कुल जा रही थी भाई साहब। ठीक है, ये क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी और ये पॉजिटिवली चार्ज थी। भाई कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है, इसलिए इन कैथोड किरणों को क्या बोला गया, ऋणावेशित किरणें। और इनके मार्ग में पंखा लगा दिया तो इसको घुमा रही है, तो इसका मतलब ये कुछ कणों से मिलकर बनी हुई है, ऋणावेशित कण, उसको इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, ओके। लेकिन जैसे यह इसमें गैस भी तो भरी हुई है, इसमें इस नलिका में गैस भरी हुई है, इसमें गैस के परमाणु उपस्थित है। जैसे ही यह किरण उन गैस के परमाणुओं से टकराती, उनका विसर्जन करवा देती है, उनको आयन में कन्वर्ट कर देती है। तो जैसे यहां पर इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये विपरीत दिशा में भागेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये लिखा हुआ है कैथोड, कहा गया ये कैथोड लिखा हुआ है, कैथोड, तो ये कहीं ना कहीं कैथोड की ओर गमन करेंगे। तो इसको जस्ट पलट रहा हूं मैं, इसको जस्ट पलट दिया, इधर यहां पर ये एनोड है और यहां पर ये कैथोड है। तो जैसे उधर से इधर किरणें आ रही थी, याद करो पिछले वाले डायग्राम में कि भाई कैथोड से किरणें निकल करके एनोड की ओर गति कर रही थी। तो यार यहां पर ये जो गैसियस पार्टिकल है ना, ये आयनित हो जाते हैं, और आयनित होकर के, जैसे कि देखो ध्यान से, अभी यहां पे एक किरण निकल के आई, देखो ये किरणें निकल के आ रही है, ये देखो इधर से किरण निकल कर आ रही है, ये देखो ये बिंदु आया, इससे टकराया, आयन में कन्वर्ट हुआ, धनायन, और धनायन फिर ऋणायन की ओर गति करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ धनावेशित किरणें भी है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ धनावेशित किरणें भी है। उन धनावेशित किरणों को केनाल किरणें कहा गया। इसमें देखो ये होल है ना, छोटे छोटे होल, इन छोटे छोटे होल से इसको पास आउट किया गया। ठीक है, ओके। तो इन किरणों को कहा गया केनाल किरणें, जो कि धनावेशित है, और फिर बाद में इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक, ओके। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आपको ध्यान में रखनी है। इधर से जाने वाली किरणें कौन सी थी, कैथोड किरणें। ये कैथोड किरणें किससे टकराई, इन गैसों के कणों से। फिर क्या उत्पन्न हुई,
धनावेशित किरणें किसके टकराने पर हुई? इस किरण के इन गैसों के ऊपर टकराने से उत्पन्न हुई। तो कल याद करो बेटा, हमने कैथोड किरणों के बारे में ये लिखा था कि जो कैथोड किरण से उत्पन्न होने वाला जो कण है ना, वो कण इलेक्ट्रोड किस पदार्थ से बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, या फिर उसमें कौन सी गैस भरी हुई है उस गैस से भी कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। लेकिन जो यहां पर जो आपकी एनोड किरणें हैं, या फिर मैं बोलूं ये आपके पास जो केनाल किरणें हैं, यह केनाल किरणें इस गैस के आयनित होने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो इसमें गैस कौन सी भरी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब 1 बाय 1 हम ये सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। उधर से कुछ किरणें आ रही थी, फिर गैस से टकराई तो गैस में आयन बने, फिर ये उधर की तरफ भाग रहे। तो जरा देखो यहां पर कुछ बेसिक बातें एनसीईआरटी से उठाई गई है जो कि आपको बस समझनी है, आपको समझनी है बस अच्छे से, ओके। और यहां पर आप इसको रिवाइज कर सकते हो, एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी की लाइन है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा देखो ध्यान से 1 बाय 1 में आपको यहां पे समझा देता हूं। यार परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन, जैसे वो किससे टकराया, गैसियस पार्टिकल से टकराया, उसका क्या हुआ, विसर्जन हुआ और धनावेशित कणों की खोज हुई। इन धनावेशित इन्हें को ही क्या कहा गया, केनाल किरणें कहा गया, क्योंकि वो भी तो गति कर रही है ना तरंग के समान। ओके, इन्हीं को क्या कहा गया, केनाल किरणें कहा गया, जिनके कुछ बेसिक यहां पर फीचर है। कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कणों का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। कौन सी गैस ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें आप पॉइंट बना के रख सकते हो कि जो केनाल किरणें हैं, केनाल किरणों की प्रवृत्ति गैस की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये साधारणतः धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। अब अगला, कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पे डिपेंड करता है जिससे ये उत्पन्न हुए। बिल्कुल यार, अगर हमने हाइड्रोजन गैस ले रखी तो H+ आयन बनेगा ना, ठीक है। ऑक्सीजन गैस ले रखी या कोई दूसरी गैस ले रखी, उस हिसाब से आयन प्रोड्यूस होंगे उसमें, ओके। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। अब ये गुणक का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को रोक लेते हैं। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन तथा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन जिस तरह का बिहेव कर रहा है ये उसका उल्टा बिहेव कर रहा है, मतलब अपोजिटली चार्ज है। सीधी सीधी बात यहां समझ में आ रही है। सबसे छोटा और हल्का धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त होता था जो कि प्रोटॉन कहलाया। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो यहां पर आपको दी गई है और ये आपको समझनी है, समझ में आया। और उसी के हिसाब से यहां पर सारी चीजें चल रही है, ओके। और इसके लक्षण की पुष्टि हुई, फिर 1919 में इसके लक्षण की पुष्टि हुई। ये कुछ नहीं आएगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ये समझना था कि भैया प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। एनोड जो कैथोड किरणें थी उनके जस्ट विपरीत हमें एनोड किरणें प्राप्त हुई। वो एनोड किरणें धनावेशित कण से मिलकर बनी हुई थी जिसे हमने प्रोटॉन कहा, ओके। और फिर उन किरणों की जो किरणें थी वो गैस की प्रकृति पर डिपेंड करती है कि कौन सी गैस आपने ली, क्योंकि वो उन्हीं के विसर्जन से उत्पन्न हुई है। तो ये इतनी सी जानकारी आपको समझनी है, ठीक है, ओके। और ये प्रयास किसने किया था बेटा, ये प्रयास किया था गोल्डस्टीन ने, ये प्रयास किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और फिर नामकरण किसने किया था, नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। ये हमने यहां पर देख लिया, डन है इतना, ओके। कोई इसमें इतना एक्स्ट्रा इतना हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं इसमें। अब आती है न्यूट्रॉन की खोज, अब आती है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, अब न्यूट्रॉन की खोज की थी बेटा जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, कि भाई इलेक्ट्रॉन खोजा जा चुका है, प्रोटॉन खोजा जा चुका है। अब न्यूट्रॉन के बारे में यहां पर बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन किसने खोजा, जेम्स चैडविक ने। और इन्होंने क्या किया, बेरिलियम नाभिक पर
अल्फा कणों की बौछार करी। बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कण की बौछार के द्वारा इन्होंने न्यूट्रॉन प्राप्त किए। देखो ध्यान से, बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा न्यूट्रॉन प्राप्त किया। हाँ जी, अगर हम बात करें बेटा यहां पर हर एक बात को आपको ढंग से देखना है, हर एक बात को आपको अच्छे से क्लियर करना है। देखो, अल्फा कण क्या कहलाता है? हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक कहलाता है अल्फा पार्टिकल। जरा देखो ध्यान से, बेरिलियम होता है 4Be9, 4Be9, ओके, और अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, हीलियम, ठीक है, 2He4। जैसे अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर इन दोनों का योग ये परमाणु क्रमांक को बताएगा। 4 और 2 हो जाता है 6, ये होता है, ये देता है कार्बन, और 6 से 12 और एक देता है ये 0N1। ये एक समीकरण होती है। देखो ध्यान से, जब बेरिलियम के ऊपर हीलियम की कणों की बौछार की जाती है बेटा, तो यहाँ पे कार्बन और न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। ऊपर वाला भार को बैलेंस करेगा, नीचे वाला परमाणु क्रमांक को बैलेंस करेगा। दैट्स इट। ऊपर देखो, 9 और 4 होता है 13, 12 और 1 होता है 13, 4 और 2 होता है 6, 6 और 0 होता है 6। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये सारी चीजें आपके पास बैलेंस हो चुकी है कि भैया ये न्यूट्रॉन है। यह न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसका परमाणु, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। याद है ना, न्यूट्रॉन का भार कितना आया था? 1 AMU आया था। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। तो ये होता है बेटा न्यूट्रॉन के बारे में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने करी। और किस पर? बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करी। ये है आपके पास अल्फा कण, हीलियम का नाभिक। अल्फा कण के बारे में और कुछ मैं आपको डिटेल में अभी बता दूंगा कि हीलियम का नाभिक, उसी को कहा जाता है यहां पर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हीलियम नाभिक। धनावेशित, वैसे ये एग्जैक्ट होता है धनावेशित हीलियम का नाभिक, ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल। धनावेशित हीलियम का नाभिक, ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल। अगर नाभिक में मतलब हीलियम के अंदर से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो क्या बचेगा? सिर्फ He+2। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नंबर पर आता है। अगर वो दोनों के दोनों निकाल दोगे तो फिर सिर्फ उस पर आवेश बच जाएगा। दो परमाणु क्रमांक और 4 उसका द्रव्यमान संख्या और आवेश +2। ठीक है, ये होता है आपका हीलियम का नाभिक। तो न्यूट्रॉन की खोज इस तरीके से हुई और ये हमने देख लिया, समझ लिया, क्लियर कर लिया। अब आती है आगे की चीजें, और आगे की चीजों को समझना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो हमने ये देख लिया है कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। सारी चीजों को सिंपल वे में हमने क्लियर कर लिया, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना। अब जैसे कि देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, ये हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखी है, ये हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। जैसे कि देखो, मूल कणों के गुण, ये कुछ अपरमाणवीय गुण थे या कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल थे जिनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। परम आवेश, मतलब इन पर जो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन पर उतना ही होता है, बस प्लस में होता है, +1.6 × 10⁻⁻19। ये 0 हो गया। सापेक्ष आवेश ये -1, तो ये +1। देखो ये पूरी की पूरी संख्या सेम वैसी की वैसी है। इसको अगर 1 मान लूं, इसको अगर 1 मान लूं, आगे माइनस है तो -1, तो ये उतना ही प्लस में हो गया। ठीक है, ये 0 है। ओके, तो ये -1, ये +1 और ये 0। इसीलिए अपन इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या दर्शाते हैं? -1 दर्शाते हैं। हम पूरा इतना बड़ा आवेश नहीं रखते, सिर्फ 1 दर्शाते हैं।
और माइनस उसके ऋणावेश को बता रहा है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में प्रोटॉन का, और ये न्यूट्रॉन का किलोग्राम में। 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम में, ग्राम में होता है तो माइनस 24 होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27, ये न्यूट्रॉन का मास। एएमयू में 0.0000454, ये एएमयू में बोलो या यूनिफाइड में बोलो या डोल्टन में बोलो, एक ही बात है, पढ़ा हुआ है अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में। 1.007 ये प्रोटॉन का, 1.008 ये न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान इसका तो नगण्य ही होता है, इसका एक, इसका एक, भाई इसको एक मान लो, ये दोनों लगभग सेम है, ये तो 0 एएमयू, ये 1 एएमयू, ये 1 एएमयू आप ले सकते हो, या यूनिफाइड में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, सारी चीजें आसान है, बढ़िया से आप इनको इजी वे में क्लियर कर सकते हो। अब अगले बढ़ते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, तरबूज वाला मॉडल, थॉमसन का मॉडल याद आ रहा है कि सर एक तरबूज होता है, उस तरबूज के अंदर लाल लाल हिस्सा होता है, तरबूज लाल है, ठीक है, तरबूज का अंदर वाला हिस्सा एकदम लाल है और उसमें बीज है। तो उसी तरीके से ये परमाणु है, उसी तरीके से ये परमाणु है, उसी तरीके से ये परमाणु है। इस परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे बीज है, ये बीज ऋणावेशित होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये परमाणु है, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर बीच बीच में ऋणावेश घुसा हुआ है, फंसा हुआ है, धसा हुआ है। ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर होता है या प्लम पुडिंग के अंदर होता है। पुडिंग मिठाई होती है और प्लम उसमें पाया जाने वाला फल होता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु का विस्तृत मॉडल दिया। भाई हमारे डोल्टन साहब ने तो बताया नहीं था कि भैया परमाणु अविनाशी होता है, परमाणु का कुछ द्रव्यमान होता है, ये संरचना रहित होता है। उसने बोला था ना ये तो कण होता है, एक बिंदुवत कण होता है। अब उसकी ज्यादा बताया नहीं, संरचना रहित होता है, लेकिन थॉमसन ने बताया कि नहीं उसकी संरचना होती है। ओके, हाँ जी, तो कैसी संरचना होती है? थॉमसन ने बताया कि परमाणु गोलाकार कण है जिसमें धनावेश सम्मित रूप से व्यवस्थित रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित रहता है। परमाणु के इस मॉडल की तुलना प्लम पुडिंग मॉडल से की जा सकती है, रेजिन प्लम पुडिंग मॉडल से की जा सकती है, या वाटरमेलन इसको बोला जा सकता है। सिंपल सी बात है, आप सब ने पढ़ा हुआ है, ये 11th में पढ़ा हुआ है, ढंग से पढ़ा हुआ है। तो प्लम पुडिंग मॉडल में ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोला ऐसा आप बता सकते हो। अब इसकी कमियां क्या है? पहली कमी आप ऐसे देख पा रहे होंगे, यार हमें ये पता है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तो गति करता है। क्या तरबूज के अंदर तरबूज के बीज इधर उधर भगते हैं क्या? नहीं भगते ना, समझ में आया? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह एक स्टैटिक मॉडल है। यार इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक जगह टिका हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉन तो आवेशित है, आवेश एक जगह टिक ही नहीं सकता, है ना? क्लियर हो गया? ओके। और फिर आगे चल करके हमें पता चलता है कि धनावेश पूरी जगह वितरित नहीं है, वो तो एक छोटे से बिंदु पर वितरित है, नाभिक। ठीक, तो जरा देखो ध्यान से यहां पर इसके दोष, इसकी कमियां क्या थी। इस मॉडल का महत्वपूर्ण दोष यह था कि द्रव्यमान को परमाणु में समान रूप से वितरित कर दिया गया, है ना, जबकि वो तो नाभिक पर केंद्रित है। यह स्थैतिक मॉडल है, यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होता है, वो तो भटकता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह नहीं रख सकते हो, वो तो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल तो कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा, घूमता रहेगा, गति करता रहेगा। क्या ये तीनों बातें क्लियर हो गई? ये तीनों बातें आपको आती है, बढ़िया से क्लियर होता है। इसमें एक बात ऐसी नहीं है जो आपको लगे कि सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। कक्षा 11वीं के, कक्षा 10th का बात है, तो क्लास 10th में आप इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना तो पढ़ ही लेते हो। अब अगला,
रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड भैया ने नाभिक की खोज करी। याद करो, ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया था उन्होंने? नाभिक की खोज के लिए किया था, नाभिक की खोज के लिए किया था। बिल्कुल क्लास 10th का एक यहां पर आपको सीन दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यार यहां पर क्या रखा हुआ है? एक सोने की पतली झिल्ली रखी हुई है, बिल्कुल ही बारीक सी, ठीक है। पतली स्वर्ण पत्रिका रखी हुई है, 100 नैनोमीटर इसकी मोटाई है। ओके, इसके पीछे जिंक सल्फाइड से लेपित एक स्क्रीन लगा रखी है इन्होंने, ठीक है। जेडेनेस की स्क्रीन लगा रखी है। ओके, वृत्ताकार प्रतिदीप्ति स्क्रीन लगा रखी है। ओके, और क्या रखा हुआ है इनके? भाई यहां से जो अल्फा कण निकले ना वो बिल्कुल सीधे निकले, सीधे। तो इसलिए ऊपर नीचे स्लिट लगा रखी है, स्लिट, ताकि बीच में एक छिद्र रहे, उस छिद्र में से ये किरणें सीधी निकले, एक पुंज के रूप में निकले। ओके, हाँ जी। अब इन्होंने क्या रखा हुआ है? यहां पर एक रेडियो पार्टिकल रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है, रेडियम। इस रेडियम में से हम लगातार अल्फा कण उत्सर्जित करवाते जाते हैं। अल्फा किरण मतलब हीलियम का नाभिक 2He4 जिस पर +2 आवेश हो, ठीक है। यह है आपका हीलियम का नाभिक। हाँ जी, तो यहां से अल्फा कण निकल करके इस सोने की पतली झिल्ली पर टकराते हैं। तो क्या देखा गया कि भैया अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री पर चले गए, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर चले गए, और लगभग 10,000 या 15,000 20,000 ऐसे कुछ बोला जाता है, उसमें से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया। तो इसका मतलब कुछ तो लोचा है भैया, कुछ तो गड़बड़े दया, पता लगाना पड़ेगा। बुलाओ सालूके को, पता लगाते हैं अपन, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया? तो अब यहां पर फिर कुछ निष्कर्ष निकाल दिए गए कि भैया अधिकांश अल्फा कण पार कर गए, मतलब खाली है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, मतलब बीच में कुछ तो धनावेश रखा हुआ है, क्योंकि हमारे अल्फा करण पे भी तो धनावेश है, धनावेश धनावेश में प्रतिकर्षण है। और जैसे ही बीच में टकराए वापस लौट के आगे, भैया कुछ भारी चीज रखी हुई है बीच में, नाभिक, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर कुछ बातें यहां पर अपन समझ लेते हैं, सिंपल सिंपल बातें, सिंपल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा आपका। ओके, तो अधिकांश अल्फा कण, अब इन सारी चीजों को लिखवाना मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है बेटा, क्योंकि इसमें आएगा ही नहीं आपके पेपर में, बस एक बार मैं पढ़ा दूं बस। हाँ जी, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित होते हुए सीधे निकल जाते हैं। इनमें से कुछ अल्फा कण अल्प कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक, पन्नी से नहीं गुजरते, अपितु अपने पथ पर अत्यधिक विचलन दर्शाते हैं, 90 डिग्री से अधिक। और कुछ कण तो अपनी वापस पुनः लौट आते हैं जहां से वो आए थे, अर्थात 180 डिग्री गया और वापस आया। ऐसा सीन ये हो जाता है। तो ये उसने देखा, ऐसा उसको दिखाई दिया। अब फिर उसने देखा तो फिर कुछ निष्कर्ष निकाले, पहले प्रैक्टिकल किया, फिर कुछ बातें बताई। अब बातें क्या बताई यहां पर आप देख पा रहे हो। बातें क्या बताई कि यार अधिकांश अल्फा कण तो बिना विचलित होते हुए सीधे ही निकल गए। यहां पे निष्कर्ष, ठीक है, परमाणु मॉडल, ठीक 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 ठीक। हाँ जी, यहां पर देखो ध्यान से निष्कर्ष, आप इसको बस केवल देखे बेटा, लिखने का काम इसमें आपका नहीं होना चाहिए। अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, खोखला होता है। हाँ जी, कुछ अल्फा कण जो कि धनावेशित होते हैं अपने पथ से विचलित हो गए, अर्थात नाभिक मतलब परमाणु के अंदर कुछ न कुछ धनावेशित भाग जरूर होता है। मतलब परमाणु के अंदर कुछ धनावेशित भाग जरूर उपस्थित होता है, तभी तो ये अल्फा किरणें उत्सर्जित हुई, ठीक है। हाँ जी, परमाणु में
परमाणु का संपूर्ण धनावेश, क्योंकि सब जगह से तो विचलित नहीं हुए, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान एक छोटे से भाग में उपस्थित रहता है, जिसे नाभिक कहा गया। जिसे नाभिक कहा गया। तो भैया ये वाला सीन है, ठीक है, जिस पे धनावेश होता है। तो यहां पर हमने बोल दिया कि भैया नाभिक धनावेशित होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये सीन बेटा? ओके, तो ये दो ही काम के अपने यहां पर निष्कर्ष है जो हमने यहां पर देखे। अब यहां पर रदरफोर्ड ने ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग देखा और इसके बारे में कुछ बातें बताई, जो बातें हम यहां पर देख लेंगे कि बेस का नाभिक का आकार वगैरह, त्रिज्या वृज्या क्या है, सारी चीजें अपन देख लेंगे। हाँ जी, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अंदर ही कुछ और बात देखो, प्रकीर्णन प्रयोग। और ये चीजें बस बेटा आज तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद आगे आने वाली सारी चीजें मैं खुद लिखवाऊंगा, सेल्फ करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें में टाइम वेस्ट होएगा, तो क्यों मैं इसको टाइम ज्यादा खींचूं। प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल दिया गया, जिसने नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार कुछ बातें हैं जो आपको देखनी है। क्या बातें हैं? परमाणु में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है, जहां सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब एक धनावेशित पार्ट है जिसमें, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन कहा जाता है, ये हमें पता ही है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी न्यूक्लियन के योगदान क्या होता है। हम बोलते हैं ना कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन तो नगण्य है, ठीक है। नाभिक पर उपस्थित धनावेश का परिमाण भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उनमें प्रोटोनों की संख्या अलग अलग रहेगी। नाभिक का आयतन बहुत कम होता है भाई, पूरे परमाणु की तुलना में तो नाभिक बहुत छोटे से आयतन में होगा ना। अधिकांश भाग खोखला है, थोड़ा सा है भाग में यहां पर परमाणु के कुल आयतन का अति अल्प भाग होता है। नाभिक का व्यास बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। नाभिक का व्यास 10 की घात -12 से 10 की घात -13 सेंटीमीटर तक की कोटि का होता है, जबकि परमाणु का व्यास 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोटि का होता है। समझे आप? नहीं समझे? अरे नाभिक का व्यास को कैपिटल डी से दर्शाते हैं, अपोन में एटम का व्यास। नाभिक का व्यास 10 की घात -13 सेंटीमीटर की कोटि का है, और इसका व्यास कितना है बेटा? कितना है? 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोटि का है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात -5 सेंटीमीटर बचेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर, इस चीज को मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करना चाहूं तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर डेंसिटी ऑफ नाभिक, डेंसिटी अपॉन डायमीटर, डी का मतलब क्या है बेटा यहां पर? डी का मतलब है व्यास, परमाणु का व्यास, और एन का मतलब नाभिक, ए का मतलब एटम, ठीक है। नाभिक का व्यास बटे उसके परमाणु का व्यास, ठीक है। तो नाभिक का व्यास इतनी कोटि का दे रखा है, ये इतनी कोटि का दे रखा है, इन दोनों को सोल्व किया, इतना आ गया। यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो जरा देखो ध्यान से। क्या इसको मैं 1/10 की घात 5 लिख सकता हूं? तो परमाणु का व्यास अगर मैं यहां पर देखूं वहां से, तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा डेंसिटी क्या, डायमीटर ऑफ एटम 10⁵ इंटू डायमीटर ऑफ नाभिक। मतलब इस नाभिक के व्यास का 10 की घात 5 गुना परमाणु का व्यास होगा। मतलब अगर मान लें नाभिक इतना सा है तो परमाणु इतना बड़ा होगा, मतलब बहुत बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसका व्यास तो बहुत छोटा है, इसका
1 के पीछे 5 जीरो, मतलब 1,00,000 गुना बड़ा है परमाणु का व्यास। तो परमाणु का व्यास 1 और 1,00,000 रुपए में बहुत फर्क होता है। 1,00,000 रुपए के सामने 1 रुपए की क्या औकात, वही वाली बात यहां पर चल रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में आई, क्लियर हो गया। कुछ बेसिक जानकारियां। अब अगली जानकारी, हाँ जी, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या को बेटा मैं r से व्यक्त करूं। जैसे कि सपोज करो, मान लो ये परमाणु है, समझना, मान लो ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर ये नाभिक है, इस नाभिक की कुछ रेडियस है r, ठीक है, r नाभिक की त्रिज्या। r है नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या इस परमाणु के जो द्रव्यमान संख्या होती है या जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है, भैया हम जानते हैं ना, a बराबर क्या होता है p प्लस n, यही क्या होता है न्यूक्लियनों की संख्या होती है, न्यूक्लियनों की संख्या होती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, ये फॉर्मूला काम आएगा आपके, ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, जो नाभिक की त्रिज्या r है वो इस द्रव्यमान संख्या के या न्यूक्लियनों की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। ये संबंध है। नाभिक की त्रिज्या r उस परमाणु के अंदर न्यूक्लियनों की संख्या, अर्थात इस नाभिक में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनकी संख्या के घनमूल, वर्गमूल मतलब 1/2, घनमूल मतलब 1/3 के समानुपाती होती है। तो यह चीजें यहां पर आपके लिखी हुई है। और यह समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक स्थिरांक लगता है r बराबर r0 1/3, बस, ठीक है। यहां से जो r का मान आता है ना वो सेंटीमीटर के पदों में आता है, सेंटीमीटर में। r0 क्या है, जहां r0 एक नियतांक है, सिंपल सा, जिसका मान होता है 1.33 गुणा 10 की घात -13। ये एक स्थिरांक है जिसका मान कितना है 1.33 गुणा 10 की घात -13। ओके, जैसे इसको इस संख्या से गुणा करेंगे यहां पर हम सोल्व करके लिख सकते हैं, सोल्व करके लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास r बराबर आ गया 1.33 गुणा 10 की घात -13, ये r0 का मान, और ये a की पावर 1/3 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। आएगा, एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस टॉपिक पर। ये चीज देख लो, बहुत ही सिंपल है कि यार ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है और ये इस नाभिक की त्रिज्या है। तो इस नाभिक की त्रिज्या इस परमाणु के द्रव्यमान संख्या के, या मैं बोलूं न्यूक्लियनों की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है, ठीक है, ये संबंध। ओके, फिर वहां से r बराबर r0 a की पावर 1/3 हो गया। तो अगर आपको ये दे दी जाए तो आप r ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको ये पता है तो आप नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो किसी भी परमाणु के लिए। जैसे कि देखो यहां पर, इस चीज को बाद में देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहां गया ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी, सॉल्यूशन। देखो रसगुल्लो, इस टॉपिक को करो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आराम से आप इसको निपटा सकते हो। एल्यूमिनियम 1327 दे रखा है के नाभिक की त्रिज्या होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, के नाभिक की त्रिज्या होगी, के नाभिक की त्रिज्या होगी, बताओ जी बताओ। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, इसके लिए नाभिक की त्रिज्या होगी। अब जरा देखो ध्यान से, हमें परमाणु दे रखा है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या और दोनों के बीच में रिश्ता हम ये जानते हैं ना, चूंकि नाभिक की त्रिज्या r बराबर क्या होता है r0 a की पावर 1/3 होता है। क्या हम ये रिश्ता जानते हैं?
हाँ है ना, जहां पर आर नोट क्या होता है, आर नोट एक स्थिरांक होता है जिसका मान होता है 1.33 गुणा 10 की घात -13। यस और नो। ए क्या होता है, जहां पर ए होता है बेटा आपके पास द्रव्यमान संख्या, बोले तो न्यूक्लियनों की संख्या, जो कि कितना दे रखी है इसके लिए, 27 दे रखी है। खत्म बात। ओके, हाँ या ना। और यहां पर जो आर का मान आता है वो सेंटीमीटर में आता है। अरे एल्यूमिनियम के लिए बात करेंगे ना, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर आर बराबर 1.33 गुणा 10 की घात -13 इंटू ए का मान 27, 27 की पावर 1/3 कर दो। यहां से जो मान आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। कैसे, क्योंकि देखो यहां पर ये मान सेंटीमीटर में आता है, ये ध्यान जरूर रखना, ठीक है, वरना गलती कर दोगे। हाँ जी, अब इसको गुणा कर लो, 1.33 गुणा 10 की घात -13 और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, सब जानते हो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -2 से गुणा कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर 9, फिर 3 गुणा 10 की घात -15 मीटर। 3.99 गुणा 10 की घात, तो आर नोट का मान आ गया बेटा ऑप्शन में, अगर मैच नहीं कर रहा है तो 3.99 लगभग 4, तो 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर आ गया। तो अगर ये सूत्र पता होता तो बेटा आप आराम से चीजें कर सकते थे। अरे इसको रफ में कर लो, फिर एक बार आप छाप लेना घर पर, एक बार आप रफ में कर लो, डायरेक्ट छाप लेना, और इतना तो टाइम करने की जरूरत नहीं। 2 कहां से आया, कौन सा 2 बेटा, कौन सा 2 तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। ओके, देखो बेटा जी, आज के में आप क्या करो, आप सिंपल डायरेक्ट से क्या करो, क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि थ्योरी में कोई दम नहीं है। आज की थ्योरी बहुत ही सिंपल है। जब आपके पास पीडीएफ आ जाए ना तो उसमें से छाप लेना, पॉइंट बना करके लिख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में बस यही इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इतना मैं बोल सकता हूं। हाँ, आगे बढ़े वापस से, और एक ये वाला क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। हाँ जी, रदरफोर्ड का, कोटा वाली फील आ रही है। हाँ जी, हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन का क्या आंसर होएगा। वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया है, उसका भी मैं बताऊंगा। हाँ, रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि द्रव्यमान ऊर्जा आपस में संबंधित है। एक परमाणु का द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में संकेंद्रित होता है, न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उसने इतनी बातें नहीं बोली थी, उसमें सिर्फ ये बातें बोली थी कि परमाणु का द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में उपस्थित होता है, बस, ठीक है। बाकी बातें भी सत्य है, लेकिन ये उसने नहीं बोली थी, ठीक है। ओके जी, हाँ जी, किसका जुगाड़ भैया, अरे गुणज, अरे हाँ, गुणज अभी लास्ट में बता दूंगा, गुणज लास्ट में बता दूंगा बेटा कि गुणज क्या होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, वो बात है वो, ठीक। ओके, तो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। अब आगे की बात यहां पर अपन थोड़ी सी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, नाभिक के चारों ओर खाली स्थान पाया जाता है, बिल्कुल, जिसको आउटर न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, जिसको बाह्य नाभिकीय स्पेस बोला जाता है, बाह्य नाभिकीय भाग। इस भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। चल रही है बेटा क्लास, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो बेटा। ये आपका नाभिक वाला, परमाणु की संरचना वाला चैप्टर है, जिसकी थ्योरी वाला पार्ट में जल्दी कवर करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसकी थ्योरी डायरेक्ट आपके सामने लेकर आया हूं। ओके, हाँ जी, बहुत सिंपल सी चीजें चल रही है यार। जरा देखो ध्यान से, ये नाभिक, ये तो है नाभिक जिसमें
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये बाहर वाला जो भी है, ये कोश वगैरह सब, ये कहलाता है आपका बाह्य नाभिकीय भाग। बाह्य नाभिकीय भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, मतलब एटम के दो भाग होते हैं, एक न्यूक्लियस और उसके आसपास का एरिया। अब इतना इजी समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या करूं अब मैं इसका? ठीक है बेटा, 9th क्लास में चला जा, आप तो 9th वाली मैडम समझा देगी अच्छे से। हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में उच्च वेग से चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रण बल द्वारा संतुलित किया जाता है। देखो इस पॉइंट को मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। हाँ जी, ये हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब इस पर दो तरह के बल लगते हैं, तो धनावेशित में ऋणावेशित, तो आया आकर्षण बल। लेकिन जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उस पर बाहर की ओर एक लगता है अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल, और तभी वो वृत्ताकार पथ में गति कर पाता है। ये अंदर वाला बल इस बाहर वाले बल को संतुलित कर देगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर रगला है बेटा आपका आकर्षण बल, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे। ये है आकर्षण बल जो इसको अंदर बुला रहा है, आओ आओ अंदर आओ। लेकिन ये बाहर की ओर लग रहा है अपकेंद्रण बल। जैसे कि आपने बचपन में ऐसा काम किया होगा, या अभी मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक, अगर ये ग्लास भरा हुआ होता ना बेटा, अगर मैं इसको एक रस्सी से बांधता और इसको गोल गोल घुमाता, गोल गोल घुमाता, गोल गोल घुमाता, तब भी इसका पानी बाहर निकल के नहीं आता। क्यों? क्योंकि पानी नीचे तो आना चाह रहा है। ऐसे अगर मैं इसको उल्टा भी ऐसे घुमाऊं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तब भी ये इसमें स्टेबल ही रहेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका नीचे की ओर लगने वाला बल बाहर की ओर लगने वाले बल के बराबर होगा। मतलब अंदर की ओर लगने वाला बल बाहर की ओर लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। उसको बोलते हैं अपकेंद्रण बल, जो बाहर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर आकर्षण बल लग रहा है। इसी की वजह से ये वृत्ताकार पथ पर लगातार घूर्णन गति कर पाता है। ठीक है, चक्रण इसके आसपास लगा पाता है। हाँ जी, तो यहां पर आकर्षण बल इस अपकेंद्रण बल द्वारा संतुलित हो जाता है। जैसे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल सौर निकाय के समरूप होता है, जिसमें नाभिक सूर्य को प्रदर्शित करता है और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ग्रह को व्यक्त करते हैं। होता है ना सौर मंडल में, बुध शुक्र शनि मंगल सोम बुध सब ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते, तो वैसा ही कुछ ये मॉडल है। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। अब देखो कमियों के बारे में बोला जाए तो पहली कमी कि जैसे कि अगर मैं बोलूं सनी को कि सनी तुझे ना एक, सनी कर रहा है आर्मी की ट्रेनिंग, सनी कर रहा है आर्मी की ट्रेनिंग, अग्निवीर चल रही ना अभी योजना, अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, आर्मी में ज्वाइन होएगा सनी। अब सनी बढ़िया से एकदम फिटनेस फ्रेक बंदा है। अब मैंने सनी को बोला कि हम दोनों भी यहां खड़े हुए बीच में, जा सनी इस पार्क के 5 चक्कर लगा। सनी ने पहला चक्कर फटाफट लगा लिया, दूसरा चक्कर भी बढ़िया से लगा लिया, तीसरा भी लगा लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और फिर वो बोलेगा कि यार बस करो सर, बस अब नहीं चला जाएगा, चलो आओ सब पानी वानी पिला दो बस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक गतिशील कण जब लगातार गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होएगी और एक टाइम के बाद उसकी ऊर्जा खत्म होएगी कि नहीं होएगी? हाँ या ना? उसका घूर्णन करना बंद हो जाएगा, सिस्टम ठप पड़ जाएगा, पथ सर्पिलाकार हो जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, पहला पॉइंट यहां पर यह बताया कि यह सिद्धांत परमाणु के स्टेबिलिटी को नहीं बताता है। और मैक्सवेल क्या बोलता है? मैक्सवेल भैया ये बोलते हैं कि जब भी कोई आवेशित गतिशील कण, कोई भी आवेशित कण हो जो कि गतिशील है, तो वो अपनी ऊर्जा निकालेगा। के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करता रहता है, ये ऊर्जा रिलीज करता है।
इसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रत्येक चक्र में अपनी ऊर्जा व्यय करता है और पथ सर्पिलाकार हो जाता है और नाभिक के और समीप आ जाता है। परिणाम स्वरूप अंत में उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए, अतः परमाणु को अस्थायी होना चाहिए। तो यार यहां पर हुआ क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई परमाणु है, ये नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, एक टाइम बाद ऐसा होना चाहिए उसको नाभिक में समा जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे घूम रहे हो तो तुम्हें इसमें आना चाहिए। धनावेश ऋणावेश मिल गया, उदासीन ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ओके, दोनों एक दूसरे में समा गए, आप लौट चले। ठीक है, ये दुनिया अपने काम की नहीं है, चलो अपन नष्ट हो जाते हैं, फिर नया जन्म लेंगे। वो कौन सी पिक्चर याद आती है मेरे को, जानी दुश्मन। ठीक है, नाग बुलाता है ना उसको, चलो वापस से वट वृक्ष के नीचे। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ये बात है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों में। दूसरी बात यहां पर आती है कि यदि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा, कोई चीज लगातार हो रही है, इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा रिलीज कर रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम एकदम सतत होना चाहिए, प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। परंतु वास्तव में स्पेक्ट्रम रेखीय अर्थात असतत होता है। मतलब हम कोई भी काम लगातार नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 12 घंटे पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा सकता। मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा, फिर कुछ ब्रेक लूंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर कुछ ब्रेक लूंगा। जैसे हमने मैराथन क्लास चलाई थी, तो ऐसा थोड़ी था कि हम कंटिन्यू 12 घंटे पढ़ाए या 10 घंटे पढ़ाए, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक हो लेना जरूरी है। आप 24 घंटे जग कर रह लो, नहीं रह सकते, अगले दिन आपकी आंखें दर्द होने लग जाएगी। आपको मैं बोलूं कि आपको 10 घंटे लगातार पढ़ना है, आपको 2 घंटे लगातार पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते। बीच में थोड़ा सा सर चेयर पे बैठे बैठे कमर अकड़ गए, थोड़ा सा ऐसे योगा वोगा कर लेते हैं सर, समझ नहीं आ, सब पानी वानी पी लेते ना, थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं। तो मतलब कोई भी प्रोसेस आप कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता है, छोटे छोटे टुकड़े में खर्च करता है। ठीक है, परंतु वास्तविक स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, जिसमें निश्चित आवर्ती की रेखाएं होती है। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा लगातार नहीं होती, अर्थात सतत नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आई होप आपको यहां पर समझ में आ गई होगी आज के इस लेक्चर के माध्यम से। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आ गया। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने नाभिक की खोज करी, फिर इसके बारे में कुछ बातें बताई, उन बातों को हमने समझा और फिर उसके बाद उसकी कमियों को समझा। हाँ है ना, कोई भी इंसान कितना ही बढ़िया काम कर ले, लेकिन कमी निकालने वाले उसमें निकाल ही देंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 6-7 हजार बच्चे हैं, सारे बच्चों को मैं पसंद आऊं, नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसा कुछ नहीं। कुछ बच्चों को लगेगा अरे नहीं सर ने तो ये बात लिखाई नहीं, उन सर ने तो लिखाई थी, अरे सर आप थोड़े कम अच्छे लगते हो, वो सर ज्यादा अच्छे लगते हैं, सर आप स्मार्ट नहीं लगते, वो सर स्मार्ट लगते हैं। हो सकता है कंपैरिजन किसी भी लेवल में हो सकता है ना, ठीक है, ओके, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी को देखूंगा तो मैं भी उसमें 10 नुक्स निकाल ही दूंगा, है ना। तो कमियां हर एक इंसान के होगी, अंदर होगी। तो इस तरीके से रदरफोर्ड भैया ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन कुछ तो कमियां निकली गई, है ना, क्योंकि आदर्श तो कोई नहीं है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई भैया। ओके, तो यह बात क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़े उससे पहले एक चीज मैंने आपको बोला, आवेश सर गुणज क्या चीज थी वो देखो, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण ये क्या है, इस शब्द को समझो। आवेश का क्वांटीकरण, इस शब्द को समझो ताकि फिर आप गुणज को समझ जाओगे। यार जरा देखो ध्यान से, किसी भी आवेशित कण पर जो आवेश होता है ना, जैसे कि देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। हमने याद करो इसका ये सापेक्ष आवेश कितना माना था, 1 माना था, -1, अर्थात ये इतना सारा आवेश 1 इकाई के बराबर है। तो जितना, जैसे कि मान लो किसी के अंदर
अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सदैव पूरी पूरी ही होती है ना, आधा इलेक्ट्रॉन तो किसी के अंदर होता नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होते हैं ना। कहीं आपने पढ़ा है कि किसी के अंदर 3.5 इलेक्ट्रॉन है? नहीं होता है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, उस तरीके से आवेश भी सदैव पूर्णांक होएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से ही फिर हम आवेश के क्वांटीकरण की बात को समझते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, तो आवेश के क्वांटीकरण को अगर मैं आपको जनरल भाषा में समझाऊं तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है, उसी एक पूर्ण संख्या होती है एवं एक इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं आवेश -1 मान लूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉनों पे निकाल सकता हूं मैं, -10 हो जाएगा। हम करते हैं ना आवेश निकालने के लिए, तो जैसे कि मान लो अगर हम K4FeCN होल 6 मैंने लिया है ना, तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि इसमें साइनाइड पे कितना आवेश, एक साइनाइड पे -1, तो 6 पे कितना आएगा? -6। हमने सिर्फ -6 लिखा है, हमने ये थोड़ी लिखा है -6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। एग्जैक्ट आवेश तो इतना है ना, हम सिर्फ -6 लेके चल रहे हैं कि भैया इसने 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे, कुछ ऐसा ऋणावेश, ऐसा कुछ सीन बना रहा है ये। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपन लेंगे -1, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब उसके गुणज के रूप में होंगे ना। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर, जैसे कि सल्फेट आयन पर आवेश -2 होता है, -2 थोड़ी ना कोई आवेश है, जबकि हमें तो पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो 1.6 ऐसे कुछ गुणज के रूप में होता है। एवं एक इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश -1 होता है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होती है एवं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सदैव -1 होता है, तो इसी कारण से किसी भी कण पर आवेश सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। मतलब अगर किसी पर भी मुझे आवेश ज्ञात करना है तो वो क्या होगा? n गुणा होगा, Q बराबर n ही आपने पढ़ा होगा, जहां Q क्या है, जहां Q क्या है बेटा? आवेश, n क्या है? कोई भी रैंडम संख्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ... ये कोई संख्या है, यही तो गुणज के रूप में भाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना ऐसे। ठीक है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि वास्तव में कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। भाई एग्जैक्ट तो इतना होता है, भाई सापेक्ष आवेश -1 हम लेते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर आवेश निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी कण पर आवेश हमेशा इसके गुणज के रूप में आना चाहिए, और ये भी n भी एक पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, तो गुणज का मतलब समझ में आ गया बेटा? अरे ये कहां लिख दिया मैंने? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको मैं सही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके तुम्हें भेज दूंगा। एक क्वेश्चन लगते हैं, निम्न में से कौन सा आवेश
संभव नहीं है। ऐसे मेरे मन में कोई क्वेश्चन आया और मैंने बनाया, ठीक है, बस आपको उसको फील करना है ना। जैसे कि देखो 2 गुणा 1.7 गुणा 10 की घात -19 कूलम। दूसरे में लिखा है 4.2 गुणा 1.6 उसकी घात -19 कूलम। हाँ जी, अगले वाले में सी में लिखा मैंने 3.1 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और डी वाले में लिखा मैंने 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब जरा देखो ध्यान से देखो बेटा, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है, मतलब वो एक गुणज के रूप में रहेगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में रहेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो आवेश संभव नहीं है। देखो ये हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण बताता है, सेम वही यहां लिखा हुआ है, सेम वही संख्या यहां लिखी हुई है, सेम वही संख्या यहां लिखी हुई है। बस आगे देखो, यहां गुणज 2 है, यहां गुणज 3 है, यहां गुणज 5 है, यहां गुणज 4.2 है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना, ये 3 गुना, ये 5 गुना और ये इतना कुछ गुना, ये कोई संख्या है, ठीक है। तो यार यह मान पॉसिबल नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ही यही है बेटा कि आवेश सदैव इसके पूर्ण गुणज के रूप में होएगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो वही गुणज के रूप में वही शब्द है यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई है बच्चे। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, कहां गया, हाँ जी, हाँ क्लियर हो गया बेटा। ओके, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। बी, ए, सी और डी तीनों करेक्ट है, बी आपका इनकरेक्ट है। ये समझ में आ गया। राम राम जी, राम राम भाई। हाँ, अब यार एनएमसी कंडक्ट करवाएगी। अब क्लियर हो गया तेरा डाउट। तो जरा देखो ध्यान से देवियों और सज्जनों, इसी के साथ हमने ये बेसिक वाली सारी चीजें देख ली है, हर एक चीज को ढंग से क्लियर कर लिया है। अब यहां पर हम बात करेंगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हेडिंग डाल लो, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हाँ जी, स्पेक्ट्रम वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, देख अभी आगे आएगा, क्योंकि तूने अभी स्पेक्ट्रम पढ़ा ही नहीं है इसलिए नहीं आया। तू एक बार स्पेक्ट्रम पढ़, फिर तेरे को फील आ जाएगा। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है, जैसे कि देख ध्यान से, ये प्रिज्म है, यहां से तूने टॉर्च जलाई, टॉर्च से क्या निकली, सफेद लाइट। जैसे ही सफेद लाइट इससे टकराती है तो बेटा वो क्या होती है, उसके अपने पथ में विचलन आ जाता है। और यहां से जब आप इसको एक स्क्रीन पर प्राप्त करते हो बेटा, तो यहां पे ये अलग अलग कलर बनाती है, VIBGYOR, ऐसे अलग अलग कलर बनाती है। बोहर मॉडल आगे करेंगे, ठीक है, जब मैं उसके अंदर त्रिज्या वेग सब बताऊंगा तब करेंगे। तो जरा देख ध्यान से, जब हम किसी भी श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वह प्रकीर्णित हो जाता है और 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब उन 7 अलग अलग रंगों को हम एक पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर रंगों का एक विशिष्ट क्रम आता है, वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यह इलेक्ट्रॉनों के लिए या किसी भी आवेशित कण के लिए सतत न होता है, इसमें बीच में गैप आता है भैया, यहां से लेकर यहां तक, फिर टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े में, ऐसा ही आता है, इसमें गैप रहता है। 2 कलर अलग अलग आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, सतत रूप से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे और फिर उसको देखेंगे। हाँ, अभी हाल फिलहाल हम आते हैं यहां पर। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब अपना ये चैप्टर थोड़ा ढंग से स्टार्ट हुआ है, यहां पर कुछ अच्छी बातें हैं, इन चीजों को अब आपको देखना है। अच्छा रुको, हाँ आज उतना मजा नहीं आया बेटा क्योंकि थ्योरी थी, ओके, सब पढ़ा हुआ इसलिए मजा नहीं आया। अच्छा देखो ध्यान से,
अब आप थोड़ा बहुत ये कंफ्यूज रहेंगे कि यार सर क्या छापना था, क्या लिखना था, तो आधा छापने के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया, आधा लिखना है। तो ऐसा करते हैं कि यार यहां तक आप इस वाले पार्ट को पूरा सा अच्छे से नोट कर लेना, फिर अगले लेक्चर में हम इस वाले पार्ट को ढंग से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या बोलते हो, ताकि तुम्हारे ये छोड़ने वाली चीजें भी अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि कुछ ने छोड़ा होगा, कुछ ने नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, हाँ बोरियत था, थोड़ा सा नॉर्मली था, मेरे को भी इसमें पढ़ाने में मजा नहीं आया। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूं कि इनको पढ़ाऊं ये वाली चीज, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बोल देंगे, सर ये वाला मॉडल छूट गया, ये वाला मॉडल छूट गया। ठीक है, ओके, नंबर लेके क्या करेगा बेटा, इमरान आलम फोन लगाएगा? ना ना बेटा, अभी तो एक क्लास और ले सकता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल बनाऊंगा मेरे लिए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इस बार नीट कौन कंडक्ट करवाएगा बेटा? कोई भी कंडक्ट करवाए, आपको तो एग्जाम देने से मतलब होना चाहिए, बढ़िया से आप एग्जाम दोगे, उसके लिए बढ़िया से पहले पढ़ना पड़ेगा। तो बस अभी तुम्हें पहले पढ़ने पर नंबर देना चाहिए, तो सबसे पहले पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, हाँ है ना। देखो अच्छा, एक बच्चों का कॉमन डाउट आ रहा है कि सर इस आज की इस थ्योरी में से नोट्स बनाने हैं क्या? आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी, तो आप अपने हिसाब से इस पीडीएफ में जो दे रखा है उसको अपने नोट्स में छाप सकते हो, ठीक है, या उसको सिर्फ वहीं से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ओके, क्योंकि इस वाले लेक्चर में इतना कुछ था ही नहीं इफेक्टिव जो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बताए। ठीक है बेटा। अरे यार एनसीईआरटी संपूर्ण वाली मैडम आज छुट्टी पे है बेटा, वो मैंने ऊपर भेज दी थी, लेकिन वो फाइल उन्होंने अपलोड ही नहीं करी। हाँ या ना? सर आज कुछ समझ नहीं आया, क्या कैसा बालक है यार, आज ऐसा कुछ था ही नहीं समझने वाला। अगर ये समझ में नहीं आया ना बेटा, तो आगे वाला कैसे समझ में आएगा, वो तो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, थोड़ा सा हिल डुल लो, क्योंकि वापस 7:30 बजे तुम्हारी अगली क्लास है। ठीक, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को लगा लो तब तक। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।